नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और 5 दिनों की लगातार तेजी के बाद आज बाजार में थोड़ा कंसोलिडेशन का मूड दिखाई दे रहा है। हालांकि एक बार ऐसा लगा कि शायद बाजार गिरने को तैयार नहीं है और रिकवरी निचले स्तरों से अच्छी खासी देखने को मिली। अगर आज देखें, निफ्टी का जो दायरा रहा है 22,080 पे निफ्टी खुला, 22,124 ये आज का इंट्राडे हाई देखने को मिला और वहीं 22,029 आज का इंट्राडे लो देखने को मिला है। तो अभी की स्थिति जो है वो ये है कि निचले स्तरों से 10-20 अंकों की रिकवरी है। तो 22,057 का स्तर देखने को मिल रहा है। निफ्टी के अंदर 40 अंकों के आसपास की गिरावट है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अब थोड़ा सा बेयर के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 800 शेयर ऐसे हैं, 808 शेयर एनएससी पे, जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं और 1562 शेयरों में हम देख रहे हैं कि अब गिरावट देखने को मिल रही है। आज सेक्टर वाइज अगर प्रदर्शन की बात करें तो जिन सेक्टर्स में हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें एक हम देख रहे हैं आईटी में अब दबाव जो है आज देखने को मिल रहा है। फार्मा में दबाव आता हुआ दिखाई दिया है। रियल्टी अच्छी खासी पिटाई के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। करीब 0.25% के आसपास की गिरावट है यहाँ पर। मीडिया शेयरों में थोड़ा सकारात्मक रुझान है और इसके अलावा अब बैंक भी लाल निशान में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुबह से बैंकों में हम देख रहे हैं थोड़ी सी हरियाली देखने को मिल रही थी। तेल गैस शेयरों में जरूर थोड़ी सी खरीदारी देखने को मिल रही है। बड़ा सवाल ये जो कंसोलिडेशन का पीरियड है ये कितना लंबा चलेगा और जो जिस तरीके से, जिस रफ्तार से हमने मात्र 26 सत्रों के अंदर 21 से 22 हज़ार का आंकड़ा देखने को मिला है, उसके बाद अब आगे की बाजार की दिशा किस तरीके से रह सकती है। अभी लॉन्ग करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए, किनारे बाजार के रहना चाहिए, ये सब जानेंगे अगले 1 घंटे में। 1:15 के आसपास बजिंग स्टॉक्स में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में खबरों वाले शेयरों में इस समय किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है और उस एक्शन के चलते आपका रिएक्शन क्या होगा, उस पर जो है हम अपने एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे। 1:45 वाह क्या आईपीओ है सेगमेंट होगा हमारा। और आखिरी में हमारा खास सेगमेंट चुन चुन के, जिसमें हम अपने एक्सपर्ट्स, जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं, इस बाजार रूपी समंदर से कुछ नगीने लेकर के आते हैं अपनी रिसर्च, बेहतर जानकारी के आधार पर वो आपके पोर्टफोलियो को काफ़ी किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, इस पर बातचीत करेंगे। चलिए सबसे पहले रूबरू कराते हैं आज के खास मेहमान से। हमारे साथ गौरांग शाह जी मौजूद हैं। गौरांग सर, बहुत बहुत स्वागत, आभार, अभिनंदन आपका हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए। पहले तो सर बाजार पे ही आपकी राय जानना चाहेंगे। महज 26 सत्रों के अंदर हमने देखा कि 21 से 22 हज़ार निफ्टी पहुंच गया है। आगे की दिशा सर, काफ़ी लोग डरे हुए हैं। लोगों को लग रहा है क्या एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करके थोड़ा दूर हट जाए, इतनी तेज़ी आ चुकी है बाजार में के अंदर। अभी डरना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके खरीदना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए बाजार में सर? बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए हमको, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से और सादर प्रणाम सभी को हमारे तरफ से। धन्यवाद सर। तो ये जो शब्द का आपने प्रयोग किया है डर, ये शब्द शेयर बाजार में आपको होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास अगर डर है आपके अंदर तो शेयर बाजार में मत आइए, क्योंकि शेयर बाजार सभी जोखिम के अधीन होता है। राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी कुछ घटनाक्रम होते हैं जिससे बाजार अपने रुझान को तय करता है। तो हाँ, ये भी वास्तविकता है। 22,080 का हमने सर्वोच्चम स्तर देखा। अच्छी खासी बढ़त हमने शुक्रवार को देखी, सोमवार को भी वही रुझान थोड़ा बेहतर हुआ देखा। कल और आज में थोड़ा बहुत दायरेबंद कारोबार और मुनाफा वसूली की चपेट में थोड़ा बहुत बाजार आया है। और अगर आप स्तर देखें सेंसेक्स और निफ्टा और जो गिरावट हम देख रहे हैं, तो आप प्रतिशत में देखेंगे तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल नजरअंदाज करने की बात होगी। तो ये सोच और विचारधारा के ऊपर है विपुल जी। इसने किस शेयर में क्या नजरिए से निवेश किया है। अगर आपने छोटी मध्यम अवधि से निवेश किया है तो आप अपनी तर्क के आधार पर, सोच समझ के आधार पर मुनाफा अगर आपको अपने हिसाब से मिल रहा है तो आपको उस तरीके से कामकाज करना चाहिए। अगर आपने लंबी अवधि के लिए निवेश किया है तो संकोच बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी होती है और ये गिरावट थोड़ी बहुत हावी होती है, तो मेरे ख्याल से आपको उन सब चुनिंदा सक्षम मजबूत कंपनियों में अपना निवेश और बढ़ाना चाहिए। जब तक आपने जो सवाल पूछा निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में, दायरे में हमारा मानना ये है और हमने सोमवार को भी यही राय दी थी कि शायद थोड़ा बहुत बाजार दायरेबंद कारोबार हो सकता है। कुछ दिन आपको मुनाफा वसूली की चपेट में बाजार आएगा। कोई भी गिरावट आती है 20,000 के स्तर के नीचे, माफ कीजिएगा 22,000 के स्तर के नीचे, तो वो खरीदारी की राय होगी। नीचे की तरफ हो सकता है अगर बिकवाली हावी होती है तो 21,750, 21,800, यानी कि 21,750 और 21,800 नीचे के स्तर जहां पर बाजार थोड़ा बहुत संभल सकता है।
ऊपर के तरफ हमारा अनुमान ये कहता है कि अगर बाजार सक्षम रूप से 22,000 के ऊपर आपको निरंतर स्पॉट निफ्टी बंद देता है, तो ये मुमकिन है कि 22,200 और 22,300 के स्तर भी देखने मिलेंगे, लेकिन इसके लिए थोड़ा समय लगेगा। और तीसरी तिमाही के नतीजों के सिलसिले भी चल रहे हैं, और जो भी नतीजे हमने देखे, खास करके आईटी क्षेत्र के, विपुल जी, रुझान बेहतर था, उम्मीद से बेहतर आए। आंकड़े इतने बहुत मजबूत नहीं थे, लेकिन उम्मीद से बेहतर थे, क्योंकि नकारात्मक परिस्थिति थी आईटी क्षेत्र को लेकर। और उसी सूचकांक, आईटी सूचकांक के आधार पर हमने इतनी बढ़िया बढ़त देखी, क्योंकि उसका वेटेज कुछ ज्यादा है। तो हो सकता है दायरेबंद कारोबार हो, लेकिन इससे संकोच नहीं करना चाहिए, डर भय नहीं रखना चाहिए। छोटी मध्यम अवधि में अपने हिसाब से काम कीजिए, मुनाफा आ रहा है तो समेटने की कोशिश कीजिए, लंबी अवधि के लिए मौके ढूंढे और अपना निवेश और बढ़ाए। चलिए, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कल जो बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर डर लग रहा है, तो डरना नहीं है बाजार के अंदर, ये गौरांग जी की प्रमुख बात है। इसके अलावा कोई भी गिरावट अगर आती है, वो एक खरीदारी का मौका है। लंबी अवधि के लिए अगर आपका नज़रिया है तो आप निवेशित रहें। हाँ, छोटी अवधि का नज़रिया है, अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है और बहुत सारे शेयर ऐसे हैं 2 गुने 3 गुने 4 गुने हो गए, तो एक बार के लिए खाली पेपर पे मत रखें मुनाफा, ऑनलाइन खाली मुनाफा ना देखें, थोड़ा पैसा रखें, ताकि आप आगे कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है निवेश करने की, तो आप उसमें निवेश कर सकते हैं। चलिए, हमारे साथ कौशल जी जुड़ चुके हैं, पहले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे। कौशल जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं कौशल जी, कहाँ से बोल रहे हैं? बढ़िया सर, बढ़िया जी, बढ़िया सर। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? सर, अशोक लीलैंड के मेरे 551 शेयर 177 रुपए के रेट से हैं। कौन सा शेयर सर? तो अशोक लीलैंड के सर अशोक लीलैंड, जी। 551 शेयर जी। हाँ जी जी, 177 के भाव पे लिए आपने। 177 के रेट से हैं, तो मुझे इसमें क्या करना चाहिए? अच्छा, चलिए, अभी नजरिया क्या है वैसे आपका, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? सर करीब 6 महीने। करीब 6 महीने, चलिए अच्छी बात है। 170 पे आपने लिया है, उसी के इर्द गिर्द शेयर ट्रेड कर रहा है। 175.35, 175.40 ये भाव अभी देखने को मिल रहे हैं। सर, पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर भी काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। पिछले 1 महीने में ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है शेयर, अगर हम देखें तो 6 महीने में मात्र 1-2% के रिटर्न, जबकि बाजार और इस क्षेत्र की बाकी जो कंपनियां हैं उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है। आप कैसे देख रहे हैं कमर्शियल वाहन के क्षेत्र में और रक्षा क्षेत्र में जो है अशोक लीलैंड काम कर रही है, अभी क्या करना चाहिए? 6 महीने का इनका नजरिया रखा अपना। देखिए, पहली बात तो बुनियादी दर के आधार पर विपुल जी अशोक लेलैंड पर खरीदारी की राय है, और बुनियादी दर के आधार पर का मतलब होता है लंबी अवधि के लिए, और लंबी अवधि का मतलब होता है कम से कम 12 से 18 महीने या उससे ज्यादा। जी। लक्ष्य जो हमने निर्धारित किया है वो करीबन 220-225 के आसपास का है। हम्म। तो मैं इनको नम्र विनम्रता ये करूंगा कि आपकी जो 6 महीने की समय सीमा है, उसमें बहुत सारे स्थानीय रूप में घटनाक्रम होंगे। पहले तो ये जो हम तीसरी तिमाही के नतीजे देख रहे हैं विपुल, ये इसका सिलसिला चल रहा है। 1 फरवरी 2024 का वो दिन होगा जहां पर माननीय वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारामन जी बजट पेश करेंगे। उसके बाद चौथी तिमाही के नतीजे, और उसके तुरंत बाद हो सकता है जो चुनाव के नतीजे हमारे यहाँ पर होंगे। तो ये 6 महीने का जो आपका समय सीमा है, उसको थोड़ा तब्दील कर दीजिए, बदल दीजिए। अगर आपके पास समय की अनुमति है तो 12 से 18 महीना रखिए, जिससे आपके निवेश के ऊपर आपको एक सकारात्मक सा मुनाफा मिल सकता है। और कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली ये कंपनी है अशोक लेलैंड। 45 के भाव से विपुल जी हम इसको राय दे रहे हैं निवेश करने के लिए, जब ये जूझ रहा था 45-50 के बीच में। जी। और जैसे जैसे सुधार हुआ है, और जैसे जैसे नतीजों में बेहतर आंकड़े हमने देखने मिले, और जैसे जैसे अवसर आ रहे हैं, खास करके कमर्शियल व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी वगैरह जो भी है, ये पूरा समीकरण अगर ध्यान में रखता हूं तो 12 से 18 महीने का समय दीजिए, जिससे आपको 220-225 तक के लक्ष्यांक मिलते हुए दिखाई देंगे, और उस आधार पर आपके मुनाफे भी उतने ही बेहतर होंगे। जी, तो नज़रिया थोड़ा सा आपको अपना बढ़ाना होगा, क्योंकि बहुत सारे इवेंट आने वाले हैं, और कहीं से भी कोई नेगेटिव खबर अगर निकल करके आती है, उम्मीदों पर खरे नहीं उतरती हैं ये इवेंट्स अपने अपने, तो फिर थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। तो 12 से 18 महीने का नज़रिया अगर आप रखेंगे, कम से कम 1 साल का नज़रिया रखेंगे, तो आपको अच्छे जो है मुनाफा यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। प्रखर जनरल स्टडीज़ के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है और कह रहे हैं कि सर नमस्कार, और आपका योर शो इज़ वेरी हेल्पफुल टू अस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छी बातें कही। कह रहे हैं 1400 शेयर इन्होंने इरिडा के लिए रखे हैं 122 के भाव पर, कब तक होल्ड करना चाहिए? सर, इरिडा में हमने देखा क्या लिस्टिंग रही,
पहले तो शानदार लिस्टिंग, उसके बाद से लिस्टिंग के बाद की जो रैली देखने को मिली वो काफ़ी शानदार रही। फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट किया शेयर 100 रुपये के आसपास, और उसके बाद से कल हमने इस पर अपर सर्किट लगता हुआ देखा। बहुत सवाल आ रहे हैं और हर रोज़ काफ़ी सवाल आते हैं, तो मुझे लगता है कि एक प्रश्न के माध्यम से बाकी दर्शक जो पूछना चाह रहे हैं उनको भी उत्तर मिल जाए। इड़ा में वो लोग जो कि 60, 70, 80 रुपये के भाव पर लिए हुए हैं, उन्हें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? जो लोग काफ़ी ऊपर, जैसे इन्होंने 122 पे ले लिया काफ़ी ऊपर के भाव पे, उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? और जो लोग खरीदारी करना चाहते हैं इरेडा में, क्या इतनी रैली के बाद यहाँ पर कोई निवेश की अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है आपको? तो पहले तो आईपीओ नोट द्वारा मेरे ख्याल से 35 या 36 पे मेरे ख्याल से विपुल जी इस कंपनी ने शेयर दिए थे आईपीओ जी, में लोगों को। 32 रुपये के भाव पर इसका इशू प्राइस था, और लिस्ट जो है वो काफ़ी अच्छी लिस्टिंग देखने को मिली इसकी, और बिल्कुल। उसके बाद से फिर 66, फिर 100, फिर 120। जी तो आईपीओ नोट द्वारा 32 के भाव में आईपीओ में निवेश की राइट थी। ये लंबी अवधि की मैं बात कर रहा हूं। हम्म, स्टॉक की शानदार लिस्टिंग हुई और निरंतर लगातार हमने ऊपर के तरफ के स्तर देखे, और इनका निवेश जो है वो मेरे ख्याल से सर्वोच्च स्तर के आसपास ही है। पहली बात। दूसरी बात, आईआरईडीए रिन्यूएबल एनर्जी जो नए प्रोजेक्ट्स लगेंगे ऊर्जा उत्पादन में, जो कि सूर्य से होने वाली सोलार एनर्जी और वायु से उत्पन्न होने वाली विंड एनर्जी, इसके प्रोजेक्ट्स को ये फाइनेंस करेंगी। बैक एंड हम जिसे कहते हैं, बैकबोन। और संभवता है कि आने वाले संभवता नहीं, ये मेरे ख्याल से वास्तविकता है, सरकार ने ये भी निर्णय लिया है कि आने वाले 3 से 5 सालों में कम से कम 400 से 500 गीगावाट्स नई ऊर्जा उत्पादन क्षमता जोड़ी जाएगी हमारे भारतवर्ष में, और ये ज्यादातर होगी सूर्य और वायु से उत्पादन होने वाली ऊर्जा। जी इस कंपनी में का दारोमदार ये होगा कि ये पूरे प्रोजेक्ट्स फाइनेंस करेगी। और हमने कंपनी के मैनेजमेंट के कारोबार की रणनीति को लेकर के कुछ बयान भी सुने थे, और उससे हम काफी प्रभावित हुए। तो पहले तो संकोच मत कर रही है कि आपने ऊपरी स्तर पर ले लिया, बशर्ते कि आपका नजरिया लंबी अवधि का। और अगर आपके पास जोड़ने की क्षमता है, या वो लोग जो मौका चूक चुके हैं, मुझे नहीं पता आज का स्तर क्या है आईआरईडीए का, लेकिन 100 रुपए के आसपास या उसके नीचे आता है इसका शेयर। तो जिन लोगों ने ऊपरी स्तर पे लिए हैं उनको मैं और जोड़ने की राय दूंगा, और जो लोग मौका चूक चुके हैं उनको ये राय दूंगा कि उस स्तर के आसपास, 100 रुपए के आसपास या उसके नीचे जब भी आता है करेक्शन में, तब जाकर के आप धीरे धीरे करके अपना निवेश शुरू कीजिए, लेकिन बने रहे लंबी अवधि। लंबी अवधि के लिए बने रहें। अभी 118 रुपये 60 पैसे पर चल रहा है। कल 10% का अपर सर्किट था, आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। 2.5-3% के आसपास की गिरावट है, लेकिन फिर भी 118, 119 के भाव पर शेयर अभी ट्रेड करता हुआ। चलिए, हमारे साथ अब अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, सुखचैन जी। सुखचैन जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं सर, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सर पटियाला पंजाब से बात कर रहा हूँ। पटियाला पंजाब से बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर। नाम बड़ा अच्छा है सर। जिसके जीवन में ये दो चीज़ मिल गई, उसको तो जीवन में कुछ चाहिए नहीं। या तो सुख और चैन अगर दोनों मिल जाए तो फिर तो मतलब ये तो मोक्ष प्राप्ति वाली बात है। तो नाम बड़ा अच्छा है आपका। जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। क्या करते हैं सुखचैन जी आप? सर मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। गवर्नमेंट टीचर, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। शिक्षक हैं आप, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। और आपके जीवन में सुख चैन है कि नहीं, पहले तो ये बताइए। परमात्मा की कृपा है जी, और आपकी दुआएं हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसे ही बना रहे, हम तो यही चाहते हैं सर। आज का प्रश्न बताइए सर, क्या पूछना चाह रहे हैं? प्रश्न है सर, अडानी टोटल गैस के शेयर है मेरे पास 60। अदानी टोटल गैस के शेयर किस भाव पे लिया आपने? 1169 पे लिया था मैंने, वो 1 महीना पहले। अच्छा अच्छा, थोड़ा ऊपर ले लिया आपने। अभी हाँ जी सर जी, तो अभी उसके बारे में पूछना था, क्या वो अभी उसमें करेक्शन और जारी रहेगी या उसको होल्ड किया जाएगा? चलिए पूछ लेते हैं। पता नहीं गौरांग जी शायद ट्रैक नहीं करते हैं, लेकिन पूछते हैं जरा कि अदानी समूह पर उनकी कवरेज है कि नहीं है। शेयर में काफ़ी अच्छी रैली आने के बाद आपने लिया, ये थोड़ी सी चूक हुई आपसे। शेयर में बहुत लोग जो पुराने फंसे हुए थे उन्हें एग्जिट का एक मौका तो मिला जब कोर्ट की तरफ से जो निर्णय आया उसकी वजह से, लेकिन आपने उसके बाद शायद लिया है। सर क्या सलाह रहेगी अगर कोई टिप्पणी करना चाहें अदानी टोटल गैस के ऊपर, तो या इन जनरल कोई टिप्पणी करना चाहें? विपुल जी, हम भी इनके नाम से काफी प्रभावित हैं, और जिस क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं, शिक्षक है ये, और बहुत मेरे ख्याल से पुण्य का काम कर रहे हैं। तो सुखचैन जी, पहले तो सीधे सीधे टिप्पणी नहीं कर सकूंगा क्योंकि अडानी समूह की कंपनियों पर हमारी कवरेज नहीं है, लेकिन जो कंपनी में आपने निवेश किया है अडानी टोटल गैस, उस क्षेत्र के ऊपर मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा, जिससे इस
कंपनी और इस जैसी बाकी जो दूसरी कंपनियां हैं जो पाइप्ड गैस, सिटी डिस्ट्रीब्यूशन गैस वगैरह में कामकाज करती है, उनका रुझान क्या हो सकता है। तो ये क्षेत्र जो है ये उभरता हुआ क्षेत्र है और हमारी सरकार का प्रयास ये रहा है कि हमारे कार्बन फुटप्रिंट्स जो है वो कम करे और उसको कम करने के लिए जिस ईंधन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह, वो कम करें जिससे हमारे कार्बन फुटप्रिंट्स कम हों। सरकार की तरफ से ये भी नीतियां हैं कि जो पाइप गैस यानी कि एलपीजी और सीएनजी जो दो अलग वेरिएंट है उसका इस्तेमाल लोग ज्यादा करें और उस इस्तेमाल बढ़ाने के लिए नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन ग्रिड नेटवर्क वगैरह बहुत सारे कामकाज सरकार कर रही है। तो इस जैसी कंपनियों को बहुत बड़ा फायदा होगा क्योंकि उनकी बिक्री जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ेगी और अगर बिक्री बढ़ती है तो स्वाभाविक है उनके नतीजों पर रुझान बेहतर आएगा और आखिरकार उनका जो शुद्ध मुनाफा है वो भी सकारात्मक आएगा। तो और एक चीज और भी है कि पूरे अडानी समूह की कंपनियां ऊपर नीचे के आपको दावपेच दिखाती है खबरों के आधार पर। जो भी मामला पिछले साल जो हुआ था हिडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर के वगैरह वगैरह, तो ये जूझता हुआ क्षेत्र है और ये समूह की कंपनी भी जिस प्रकार की खबर आती है उस प्रकार से ऊपर नीचे के आपको दायरे दिखाती है, लेकिन क्षेत्र हमें काफी रोमांचक लग रहा है और इसका भविष्य काफी उज्जवल है। ठीक। चलिए, इस बीच और भी बहुत सारे दर्शक हमारे साथ लगातार यूट्यूब के माध्यम से प्रश्न पूछ रहे हैं। शहनवाज खान साहब का सवाल है और कह रहे हैं कि सर विप्रो मैंने लिया हुआ है 450 रुपये में, अभी क्या करूं? प्रॉफिट बुक कर दूं या फिर होल्ड करूं? सर नतीजों का सीज़न है, अभी आपकी टिप्पणी भी आई थी आईटी को लेकर, तो ओवरऑल आईटी पे क्या आपका रुख या आपके ब्रोकरेज हाउसेस का रुख आपको सकारात्मक हुआ है? आने वाला परिदृश्य आप कैसे देख रहे हैं, खास तौर से जो दिग्गज कंपनियां हैं इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टीसीएस, विप्रो, इन पर आपका व्यू क्या है? और इन्होंने 450 में लिए हुए हैं, इन पर भी अगर आप शाहनवाज साहब को राय दे सकें। विपुल जी, मेरे ख्याल से हमारा जो विश्वास था आईटी क्षेत्र के ऊपर, क्योंकि हम काफी लंबे समय से आईटी क्षेत्र पर सकारात्मक सा नजरिया लेकर के चलते हैं और काफी लोग बाजार में आईटी क्षेत्र से दूर रहने की भी राय या सलाह दे रहे थे। उस समय भी हम आईटी क्षेत्र के साथ खड़े थे, आज भी खड़े हैं और भविष्य में भी खड़े रहेंगे। और ये जो नतीजे हमने देखे हैं विपुल जी, ये मेरे ख्याल से एक दारोमदार बन जाता है कि ऐसी खराब परिस्थिति में भी अगर ऐसे नतीजे लेकर के आने की क्षमता रखती है आईटी क्षेत्र की कंपनी जो भी हमारे भारत देश में स्थापित है, तो अगर परिवर्तन होता है बेहतर के लिए तो कितने अच्छे नतीजे आ सकते हैं इसका केवल मात्रा हम अनुमान लगा सकते हैं। और जो भी नतीजे आए हैं और मैनेजमेंट ने जो भी टिप्पणियां करी हैं उसके आधार पर मैं एक चीज ये कह सकता हूं कि बदलाव जो है वो आपको एकदम से नहीं दिखाई देगा, धीरे धीरे करके दिखाई देगा। हो सकता है चौथी तिमाही के नतीजे इससे थोड़े बहुत बेहतर आए, लेकिन अगले वित्तीय वर्ष में यानी कि 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 जो नया वित्तीय वर्ष होगा वहां पर सुधार बड़ी तरीके से होने की संभावना है। एज अ डिस्क्लोजर, विप्रो पर हमारी खरीदारी की राय है। नतीजों के बाद मेरे ख्याल से 10% से ज्यादा का सर ऊपर के तरफ के दायरे दिखे थे, आज शायद और कंसोलिडेट हो सकता है ये शेयर। अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो बने रहे। लंबी अवधि का नज़रिया सर आपका है तो अभी बने रहिए, साल भर के लिए, 1.5 साल के लिए और अच्छे रिटर्न आपको आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। बाकी अगर आपको बहुत आवश्यक लग रहा हो बेचना तो फिर वो आप निर्णय आपका होगा। चलिए, मनीषा जी कह रही हैं गुड आफ्टरनून विपुल जी। वेरी गुड आफ्टरनून मनीषा जी। और इसके अलावा बहुत सारे सुनीता जी चौधरी जी कह रही हैं नमस्कार श्रीमान जी विपुल जी। नमस्कार सुनीता जी, कैसे हैं आप लोग? और इसके अलावा एक प्रश्न जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सियाराम मीणा जी का आया है और इन्होंने सर सवाल जो है 3 कंपनियों के ऊपर किए हुए हैं और तीनों कंपनियां आजकल ऐसी हैं कि मतलब आप ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, हर जगह ट्रेंड कर रही हैं। कह रहे हैं नमस्ते सर, आरवीएनएल, इरेडा, आईआरएफसी में एंट्री कर सकते हैं क्या और एंट्री किस लेवल पर करनी चाहिए? तो ये तीनों शेयर आजकल जो है बड़ा ट्रेंड करते रहते हैं सर। एक तो रेलवे के अंदर जो रफ्तार आजकल देखने को मिल रही है, समझ में नहीं आ रही है रफ्तार कहाँ रुकेगी। अभी करंट लेवल पे भी क्या एंट्री की जा सकती है आरवीएनएल, आईआरएफसी शेयर के शेयरों में? और इरेडा पे हालांकि आपने राय आप दे चुके हैं कि 100 रुपये के आसपास अगर मौका मिले तो दोबारा जो है वो एंट्री लोगों को करनी चाहिए। रेलवे शेयरों पे खास तौर से आपकी राय जानना चाहेंगे। आरवीएनएल और आईआरएफसी इन दोनों में आज अच्छी तेजी पिछले कुछ दिनों से लगातार देखने को मिल रही है। तो अगर मेरी याददाश्त सही है विपुल जी तो आईआरएफसी में हमने आईपीओ नेट निकाली थी और निवेश की राय दी थी लंबी अवधि के लिए। दूसरी कंपनी के ऊपर मैं विशेष टिप्पणी करने से थोड़ा
संकोच करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन रेलवे क्षेत्र के ऊपर, जैसे अभी हम अडानी टोटल गैस के ऊपर क्षेत्र के आधार पर जो टिप्पणी करी, तो रेलवे से जुड़ी हुई जो सरकारी कंपनियां हैं और निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं विपुल जी, तो पहले तो जो बड़ा परिवर्तन हो रहा है भारतीय रेल में, वो अपने आप में काबिले तारीफ। आप रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण को देख लीजिए, ट्रेन की गति को और बढ़ाने की बात कर लीजिए, आप वंदे भारत ट्रेन जैसे लॉन्च हुए हैं, वैसे बाकी और वंदे भारत ट्रेन लॉन्च होंगे। बुलेट ट्रेन एक जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, मुंबई से अहमदाबाद और अहमदाबाद से मुंबई, उस पर कामकाज हो रहा है और बहुत जल्द मेरे ख्याल से आपको निर्णायक तरीके से कामकाज संपन्न होता हुआ नजर आएगा। और बाकी अन्य जो देश से जोड़ने की बात की है रेलवे को लेकर के सरकार ने, वो बहुत बड़ी बात है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो 3-4 वर्ष पहले रक्षा क्षेत्र में परिवर्तन किया था और जो रुझान आज हम रक्षा क्षेत्र में देख रहे हैं, वैसे ही परिवर्तन हम रेलवे से जुड़ी हुई कंपनियों में देख रहे हैं और ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनियों में देख रहे हैं। तो अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है, तो इस रेलवे, भारतीय रेल से जुड़ी हुई सक्षम मजबूत सरकारी कंपनियां या फिर निजी क्षेत्र की कंपनियों में अगर आपका निवेश है, तो आप लंबी अवधि के लिए बने रहें। लंबी अवधि के लिए बने रहे। तो ये लाए फिलहाल निकल करके आती हुई मोहित यादव जी कह रहे हैं कि सर स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, क्या अब इसमें करेक्शन आ सकता है और कितना आ सकता है? सर इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर जो गौरांग जी ने दिया है वो मुझे लगता है आपको संतुष्ट कर देगा। तो जब कार्यक्रम समाप्त हो जाए तो पहले प्रश्न का उत्तर सुन लीजिएगा और आपको उम्मीद करते हैं कि उत्तर जो है वो संतुष्टि वाला उत्तर आपको मिल जाएगा। हृदय नारायण मौर्य जी का प्रश्न है और ये जानना ये चाहते हैं कि आजकल लोग फ्रेश एंट्री पे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि क्या जियो फाइनेंस में जो है फ्रेश एंट्री ले सकते हैं? कल रिजल्ट्स थे सर जियो फाइनेंस, अगर आप ट्रैक करते हो तो, और रिजल्ट्स के बाद अभी क्या व्यू लेना चाहिए जियो फाइनेंस को लेकर के? क्या अभी फ्रेश एंट्री करनी चाहिए? आज गिरावट है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है यहाँ पर, तो अभी फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या जियो फाइनेंस में? पहले तो खरीदारी की राय है हमारी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर जी। और मेरे ख्याल से जिस समूह या गुट से जुड़ी हुई कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज या रिलायंस ग्रुप, हमने बहुत बार माननीय चेयरमैन साहब की टिप्पणी श्रीमान मुकेश अंबानी जी की सुनी है एजीएम में, और कारोबार को लेकर के जितनी भी विस्तार योजनाएं हैं वो सक्षम रूप से जमीनी स्तर पर इन्होंने लागू की है और कारोबार को आगे बढ़ाया है। अब ये कंपनी विभाजन होकर के अलग रूप में लिस्ट हुई है और एक समय था जब इसके वैल्यू डिस्कवर करना था, तब एक स्पेशल सेशन था। 200 रुपए के आसपास की मेरे ख्याल से बुक वैल्यू थी उस समय पर। स्टॉक ने 260 के ऊपर के सर्वोच्चम स्तर बनाए और आजकल में मेरे ख्याल से उसके भी पार चला गया था ये। तो अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो निसंकोच आप निवेश कर सकते हैं जियो फाइनेंशियल। ठीक, लंबी अवधि का नजरिया है तो निसंकोच अभी मौजूदा स्तरों पर आप निवेश कर सकते हैं, ये राय निकल करके आती हुई। जितेंद्र शुक्ला जी एडवोकेट हैं, कह रहे हैं कि गजब का कार्यक्रम है आपका, हजारों लोग देखते हैं। आप सभी को धन्यवाद विपुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्ला जी। आप लोगों की जो सकारात्मक टिप्पणियां हैं ये ऊर्जा बढ़ाती हैं और प्रयास और करने का एक तरीके से प्रेरित करती हैं कि कोई चूक ना हो हम लोगों से। चलिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आर के शर्मा जी। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार शर्मा जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं मेरठ से बोल रहा हूँ। मेरठ से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। क्या करते हैं मेरठ में? सर मैं एक दवाई कंपनी में प्रतिनिधि हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर। और ठंड कैसी पड़ रही है मेरठ में? बढ़िया बढ़िया सर, बहुत अच्छी खासी। बहुत अच्छी खासी। सुबह सुना है बहुत कोहरा था। हाँ, कोहरा बहुत हो रहा है, ठंड बहुत हो रही है और इस समय वही लोग सबसे भाग्यशाली पहले हैं जो कि गौरव मतलब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं इस धन्यवाद समय। देना चाहूंगा जी सन 2000 से मैं इनको जानता हूँ, इनका सुनता आ रहा हूँ। बहुत ही क्लियर जाके मतलब अपने स्टेटमेंट्स देते हैं ये, जी जी। और वो बहुत अच्छे स्टेटमेंट्स हैं। नहीं नहीं बिल्कुल हमारा गौरांग, सौभाग्य है कि हम इनको सुन रहे हैं, आज बात कर रहे हैं आपके मनी 9 के चैनल के थ्रू। नहीं नहीं बिल्कुल, और गौरांग जी के हम भी बहुत बड़े प्रशंसक हैं और लंबे समय से हाँ, जो है सर, सर के सर, साथ कार्यक्रम सर, करने का मौका मिल रहा है, तो हाँ, धन्यवाद सन जो है। 2000 से मैं इसको सुनता आता था टीवी के अंदर, लेकिन पहली बार इनसे बात करने का मौका मिला आमने सामने। नहीं तो आज आप सीधे सीधे धन्यवाद बात सर, कर आते लीजिए रहिएगा। ताकि मेरे माध्यम मुझे भी माध्यम मत बनाइए। क्या पूछना चाह रहे हैं गौरांग जी से आप? जी सर पूछिए। नमस्कार सर। आपको भी सादर प्रणाम। सर मेरे पास हुडको के हैं 5000 शेयर 133 में। किस भाव? 133 में। अच्छा, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं सर आप इसे?
महीने 2 महीने कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा महीने 2 महीने। हालांकि गौरांग जी को अगर आप फॉलो करते हैं और उनके प्रशंसक हैं तो गौरांग जी महीने 2 महीने 10 दिन 5 दिन की बात बहुत कम करते हैं। उनका हमेशा मानना है कि बाजार में अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेशित रहते हैं तो फिर वेल्थ क्रिएशन जो है बढ़िया होती है। चलिए खैर ठीक है, आपका प्रश्न हम ले लेते हैं। 133 पे हुडको लिया हुआ है। हुडको पे कल परसों में खबर भी थी सर कुछ, और उसके चलते यहाँ पर एक अच्छा खासा अपसाइड भी देखने को मिला था। आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, 129.30 का भाव देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कल ही शायद इन्होंने लिए होंगे, कल मोमेंटम में था शेयर ये यहाँ पर। एक महीने में करीब 17%, 6 महीने में 119% की रैली यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी है और इन्होंने बिल्कुल पीक के आसपास लिया है। आपकी राय अगर आप ट्रैक करते हो तो पहले तो शर्मा जी को भी सादर प्रणाम, नमस्कार और जय श्री राम हमारे तरफ से। और प्रशंसा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। विपुल जी सही बता रहे थे। हुडको और कुछ नियमों के अनुसार अगर हमारे पास कवरेज नहीं होती है शर्मा जी, तो विशेष टिप्पणी हम नहीं कर सकते हैं उस शेयर के ऊपर। लेकिन अगर आप परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, जो भी आपका खरीद का भाव है उसके आसपास अगर आता है या थोड़ा बहुत ऊपर भी जाता है, और अगर आपको परिवर्तन करना है शर्मा जी, तो मेरी राय में हमने शुरुआत में एक दर्शक मित्र ने हमें अशोक लेलैंड के ऊपर प्रश्न पूछा था, जो कि 175 180 के आसपास मौजूदा स्तर है। मैं आपको निम्र विनंती करूंगा कि आप अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तो यहाँ से निकल करके अगर आप परिवर्तन की सोच रहे हैं तो अशोक लेलैंड पहला तो एक बेहतर विकल्प होगा। इसके अलावा और एक छोटी सी फाइनेंस कंपनी है एनबीएफसी, जो कि एलएनटी समूह से जुड़ी हुई है, एलएनटी फाइनेंस एंड होल्डिंग। हम्म। ये एक दूसरा विकल्प होगा जहां पर आप परिवर्तन कर सकते हैं। या फिर हमने ऊर्जा क्षेत्र की बात की थी, और ऊर्जा वितरीकरण में यानी कि पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में एक सरकारी कंपनी है जिसका दाम मेरे ख्याल से 240 के आसपास मौजूदा होगा, वो है पावर ग्रिड। ये 3 विकल्प हम आपको सुझा सकते हैं अगर आप परिवर्तन की सोच। जी। तो सर थोड़ा सा आपने ऊपर की जो खरीद की हुई है, अगर आप परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो 3 शेयर जो आपको रिकमेंड किए गए हैं, आप वहाँ पर अगर अपना निवेश ट्रांसफ़र करते हैं तो लंबी अवधि में आपको अच्छे रिटर्न मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पियानो किंग आदित्य के नाम से इन्होंने अपनी यूट्यूब आईडी भी बनाई हुई है। अब ये कह रहे हैं कि बैंकिंग शेयरों में निवेश करना है, एचडीएफसी बैंक और आईडीएफसी, एसबीआई, फेडरल बैंक, इनमें से किसको में निवेश करूं? नरेंद्र सिंह इनका नाम है। अच्छा, नरेंद्र सिंह इन्होंने नाम मेंशन किया हुआ है। तो ये सर बैंकों को लेकर के राय जानना चाह रहे हैं। 2-4 नाम इन्होंने जो हमें भेजे हैं सेलेक्ट करके, उसमें एसबीआई है, फेडरल बैंक है, आईडीएफसी है और एचडीएफसी बैंक है। एचडीएफसी बैंक पे खासतौर से आपकी राय इसलिए जानना चाहेंगे कि आज रिजल्ट्स हैं, अगर आप ट्रैक करते हो तो वहाँ पे सबकी निगाहें लगी हुई हैं एचडीएफसी बैंक के नतीजे किस तरीके से आ रहे हैं, और उम्मीद ये की जा रही है कि शायद मार्जिनल जो है राइज जो है वो प्रॉफिट में देखने को मिल सकता है। और अपने दर्शकों को एक चीज़ और बता दें कि आप जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप जितना ज़्यादा हो सके अपने परिवारजनों, मित्रों को भी आप शेयर करें। बड़ी संख्या में दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, तो बाकी आपके परिवार के लोग और मित्रगण भी जुड़ें ये और अपने प्रश्न पूछ सकें, तो इसके लिए आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहिए। सर आपकी राय बैंकों पे? वित्तीय क्षेत्र बहुत पसंद आता है विपुल जी हमें, और हमें लग रहा है कि निरंतर आंकड़ों के आधार पर लक्ष्यांक जो है वो काफी बैंक्स के ऊपर की तरफ हुए हैं। इन्होंने जो नाम सुझाए हैं उसमें से 3 पर हमारी खरीदारी की राय है, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक जिसके नतीजे आ जाएंगे, और फेडरल बैंक। तो ये तीनों पर राय है। एचडीएफसी का लक्ष्य जो हमने निर्धारित किया है, अब तक जो नतीजे हमने देखे हैं वो करीबन 2000 के आसपास है। नतीजे आ जाएंगे, फिर विश्लेषण होगा, उसके ऊपर थोड़ा आत्मचिंतन हम करेंगे कि क्या उसको ऊपर की तरफ लेके जाना है या नहीं जाना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर 740 के लक्ष्य है, फेडरल बैंक के ऊपर 175 180 तक के लक्ष्य है। तो ये तीनों ही बैंक काफी सकारात्मक और सक्षम है, और अगर आपका लंबी अवधि नजरिया है तो तीनों ही बैंक में आप निवेश कर सकते जी। इस बीच चलते हैं अगले दर्शक के पास, और हमारे साथ कार्तिक जी जो है इस बीच जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कार्तिक जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार कार्तिक जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? सर हम देहरादून। देहरादून। चलिए, देहरादून अभी इतनी ठंड पड़ रही है क्या सर जितनी यहाँ दिल्ली के अंदर पड़ रही है? जी नहीं नहीं सर, धूप निकलती है यहाँ पे। अच्छा, हाँ ये अच्छी बात है कि पहाड़ी इलाकों में हमने एक बात तो देखी है कि वहाँ पर ऐसी ठंड नहीं होती है गलन वाली, जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं धूप निकलने के बाद मौसम काफ़ी खुल जाता है, कोहरा उस तरीके का नहीं होता है। बताइए सर क्या प्रश्न है सर? जी मैंने जुबिलेंट फूड खरीदा था। जुबिलेंट फूड? 100 शेयर है। हाँ जी। अच्छा, किस रेट पर लिए?
567 के रेट पे बाई करा था। 567 के भाव पे लिया हुआ है आपने, चलिए ठीक है। और नज़रिया क्या है आपका? लक्ष्य कम से कम 600-610 का टारगेट सोचा था हमने। 600-610 का टारगेट आपने सोचा था, लेकिन फिलहाल आपके भाव से नीचे आ गया है। 528 पे ट्रेड करता हुआ एक महीने में 5.5% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न देखने को यहाँ पर मिला है। सर, आप अगर ट्रैक करते हो इस सेक्टर को कैसे देख रहे हैं आप? जुबिलेंट फूड वर्क्स 567 पे लिया है इन्होंने, अपने हिसाब से एक लक्ष्य तय किया कि 610 का भाव मिलेगा तो निकल जाएंगे, अभी नुकसान में बैठे हुए हैं, अगर आप ट्रैक करते हो तो विपुल जी, जुबिलेंट फूड वर्क्स तो हम काफी लंबे अरसे से ट्रैक कर रहे हैं, और जब इसका आईपीओ आया था तब से हम ट्रैक कर रहे हैं। आईपीओ द्वारा आईपीओ में भी निवेश की राय थी काफी सालों पहले, और उसके पश्चात एक स्टैंड अलोन बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की राय। क्यूएसआर सेगमेंट की सबसे पहली और बड़ी कंपनी है ये। क्यूएसआर का मतलब होता है क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। हम्म। जो प्रोडक्ट्स ये बनाती है डोमिनोज के नाम से, पिज्जास के नाम पे, उसकी बिक्री काफी बेहतर तरीके से हो रही है। दूसरी बात, हमारी जो कुल जनसंख्या है उसका 35% जो है वो युवा आबादी है, जिसकी उम्र औसतन 30 या 28 बरस की आसपास या उसके नीचे की है। और यही वो जनसंख्या है जो क्यूएसआर जैसी कंपनियों में ज्यादा रुचि रखती है, क्योंकि खान पान का शौक उनका बहुत ऊपर की तरफ होता है। खाने पीने के पदार्थों लोग को लेकर के, कभी महंगाई दर को लेकर के थोड़ी अनिश्चितता का वातावरण रहता है, लेकिन डोमिनोज जैसी या फिर जुबिलेंट फूड जैसी कंपनियां बहुत ही आसानी से हम और आप जैसे जो उपभोक्ता है या फिर जो युवा आबादी है उपभोक्ता है, उनको वो दाम बढ़ा करके पास ऑन कर देती है। तो इनको कोई किसी तरह का बोझ नहीं झेलना पड़ता है। डंकिन डोनट्स को लेकर के थोड़ी अनिश्चितता का वातावरण था, लेकिन अभी वहां पर भी साफ सुथरा हो गया है। जी। खरीदारी की राय है, बशर्ते कि इनका नजरिया लंबी अवधि का, और 680-720 तक के लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं नतीजों के आधार पर जो हमने अब तक देखे। ठीक, तो लंबी अवधि का नज़रिया रखिए सर। 680-720 तक के लक्ष्य जो है वो निर्धारित किए गए हैं जियोजित की तरफ से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मनीष जी से बातचीत कर लेते हैं। मनीष जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे सर? हम बहुत अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। आओ, लखनऊ से बोल रहे हैं, नवाबों के शहर से। जी जी जी, बताइए सर, क्या सर करते हैं मेरा लखनऊ सवाल में? है, बंधन बैंक 254 पे के रेट से 50 शेयर बाई किए हैं सर। 50 शेयर 254 के रेट पे आपने लिए हुए हैं, जी सर। और नज़रिया क्या है सर क्या राय आपका? सर 1 साल तक का। 1 साल तक का 254 पे आपने लिए हैं, अब 229 का भाव देखने को मिल रहा है। 1 साल का नज़रिया है। सर, निजी क्षेत्र की का बैंक है, सरकारी बैंकों पे अभी आपकी टिप्पणी हमने सुनी। दबाव देखने को मिला है पिछले 1 महीने के अंदर, करीब 10% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। 6 महीने में 6% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला, जबकि बाकी अगर हम देखें तो बहुत सारे बैंकों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। आपकी राय बंधन बैंक पे, अगर आप की कवरेज हो तो उठापटक ज्यादा देखने मिलती है विपुल जी बंधन बैंक में नतीजों के आधार पर, और कुछ नकारात्मक खबरें को लेकर के भी दायरेबंद कारोबार हमने देखा था। लेकिन अब परिस्थिति में सुधार हो रहा है। बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की राय है। लक्ष्यांक अगर हम आप हमें पूछते हैं लंबी अवधि के लिए, शायद साल 1.5 साल का अगर नजरिया इनका, तो 350 तक के लक्ष्यांक है। अगर इनके पास निवेश लायक पूंजी है तो गिरावट पर और जोड़ सकते हैं, और अगर किसी को नया निवेश करना है तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन एक सावधानी की बात बरतने की होगी कि ये बैंक वित्तीय क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में उठापटक वाला है, वोलेटिलिटी है इसमें, तो आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता थोड़ी बहुत ऊपर की तरफ होनी चाहिए। ठीक। इस बीच रश्मि खत्री जी का प्रश्न आया है, एक और बैंकिंग शेयर, बैंकों पे बहुत सवाल आ रहे हैं। पीएनबी के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 41 की बाइंग है, क्या प्रॉफिट बुक करूं या अभी उन्हें वेट करना चाहिए? पीएनबी पे राय आपकी वो जानना चाह रही हैं। अभी 97 के आसपास चल रहा है, इनकी खरीद जो है वो 40-42 की है, तो ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर 100% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर इनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे देख रहे हैं सर पीएनबी को? पीएनबी पे क्या व्यू होगा आपका? देखिए, जैसे हम टिप्पणी कर रहे थे विपुल जी कि सरकारी बैंकों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमने देखना मिला है। जो भी हमने विलय होते हुए देखा है बैंकों का, एक बैंक में सक्षम मजबूत बैलेंस शीट बनने का प्रयास किया है, और नतीजों में भी अगर आप देखें तो ग्रॉस नेट एनपीए नीचे आए, प्रोविजनिंग नीचे आई है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, कॉस्ट ऑफ लेंडिंग में एक आपने संतुलन आते हुए देखा है, जिससे जो शुद्ध मुनाफा है वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है विपुल जी कि जो कुछ सालों पहले अंतर हुआ करता था निजी क्षेत्र बैंक में और सरकारी बैंकों में, वो अंतर अब धीरे धीरे करके कम हो रहा है, क्योंकि रुझान बेहतर हो रहा है। अब इनका आप कह सकते हैं 2 गुना हो चुका है इनका जो निवेश था।
अगर इनको थोड़ा बहुत संकोच या फिर कुछ चिंता हो रही है, तो जो पूंजी आपने निवेश की थी उतनी मात्रा में आप शेयर बेच करके अपनी पूंजी घर ले आए और थोड़ा बहुत और आंकड़ों में शेयर बेच करके 15-20% मुनाफा जोड़ करके उतने शेयर बेच दे। ऐसे तो बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी अभी भी खरीदारी की राय है, जी। और यहाँ पर भी हमने बहुत अच्छा सुधार होते हुए देखा है। तो ये आपके ऊपर निर्भर है। अगर आपको कोई चिंता के कारण या बादल नजर आ रहे हैं, तो जिस स्तर पर आपने निवेश किया था वहां से तो कम से कम 2 गुना हो चुका है। तो ये प्रयास करेंगे तो आपके पास शेयर भी रहेंगे थोड़े बहुत, और आपने जो पूंजी निवेश की थी उसके ऊपर 15% जोड़ करके मुनाफा जो बेचेंगे आप, तो आपका जो बाकी का निवेश होगा वो निशुल्क हो जाएगा, जिससे आपको चिंता करने का कोई कारण नहीं होगा। जी। चलिए अब जो है दो सवालों पे आपकी टिप्पणी लेते हैं। उसका सिर्फ जो खबरों वाले शेयर हैं बजिंग स्टॉक, उस पर आपकी राय जानना चाहेंगे। हमारे एक दर्शक हैं विटू राय जी, जो कि बहुत देर से लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं। कह रहे हैं विपुल जी, गौरांग सर को नमस्कार सर, सुजलॉन में 1000 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 44 के भाव पर लॉन्ग टर्म के लिए, उस पर राय जानना चाह रहे हैं। लियो अगस्टस साहब कह रहे हैं सर आप बैंक्स की बात कर रहे हैं तो कोटक महिंद्रा बैंक पर भी जो थोड़ी सी अगर टिप्पणी गौरांग जी की मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। तो सर ये सुजलॉन तो हम देख रहे हैं कि मतलब जो है काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आया शेयर के अंदर, 6 रुपये से चलते चलते अब तो कई सारे जो है अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज के हाउसेस की तरफ से भी कुछ एक रिकमेंडेशंस यहाँ पर आती हुई दिखाई दी हैं। क्या अगर आपकी कवरेज हो तो क्या यहाँ पर फंडामेंटल्स बदलते हुए आपको भी दिखाई दे रहे हैं, और लोग लोअर लेवल पे भी लिए हुए हैं, हायर लेवल पे भी लिए हुए हैं? अभी सुजलॉन को लेकर के आपकी राय क्या होगी? और दूसरा कोटक महिंद्रा पे अगर आप टिप्पणी करना चाहें तो। देखिए, सुजलॉन के ऊपर हमारी बहुत समय पहले बिकवाली की राय थी, लक्ष्यांक आ गए थे और सिंगल डिजिट में भी इसके भाव हुआ करते थे एक समय पर सुजलॉन के। फिर हमने परिवर्तन होते हुए देखा, मैनेजमेंट में बदलाव होते हुए देखा, और जैसे आप फरमा रहे थे विपुल जी, कुछ ब्रोकरेज यहाँ पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। हम विशेष टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि अभी फिलहाल कवरेज नहीं है, लेकिन हाँ इतना बिल्कुल करेंगे कि सावधान रहें आप, क्योंकि ये स्टॉक भी काफी वॉलेटाइल है, तो सावधान रहने की सिर्फ हम बात कर सकते हैं। बाकी निर्णायक तरीके से बेचने की, बने रहने की या खरीदारी की टिप्पणी हम नहीं करेंगे सुजलॉन पर। जहां तक कोटक महिंद्रा का बैंक का सवाल है, तो एचडीएफसी बैंक के साथ साथ कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसइंड बैंक, ये 3 निजी क्षेत्र की बैंक ऐसी है जो दायरेबंद कारोबार दिखा रही थी, लेकिन अब सुधार हो रहा है धीरे धीरे करके। 2350 के लक्ष्य है कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर, और खरीदारी की राय है हमारी लंबी अवधि के लिए। ठीक, चलिए तो खरीदारी की राय है तो 2350 के लक्ष्य के साथ, तो उम्मीद करते हैं लियो अगस्टस साहब आपको आपका उत्तर मिल गया होगा।